भारत के हाँ, मैं बचपन से एमबीए करना चाहता हूँ। ब मतलब बचपन में क्या मिलेगा विद्यार्थी? बचपन, एमबीए। तो ब का मतलब बांग्लादेश, च का मतलब चाइना, प का मतलब पाकिस्तान, न का मतलब नेपाल, और म का मतलब म्यांमार, और बी का मतलब भूटान, और ए का मतलब अफगानिस्तान। तो ये आपकी क्या है दोस्तों? तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम है, ठीक है ना। कि मैं बचपन से एमबीए करना चाहता हूँ। ट्रिक में क्या जी आपका? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और क्या जी अफगानिस्तान। इसमें मैंने आपको क्या बताया? नेपाल। हमारा राज्य क्या है? बिहार। आपकी राज्य क्या है? बिहार। आप किस राज्य में रहते हो? बिहार राज्य में रहते। और बिहार के सीमा से जुड़ा हुआ नेपाल ये देश है। पता है कि नहीं आपको? जी। और इसमें जाने के लिए वीजा लगता है कि नहीं लगता है? तो नेपाल में जाने के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय आवागमन आदेश की जरूरत नहीं है। है जी? नहीं है। अच्छा ये बताइए, नेपाल की आबादी कितनी है? 2 करोड़ कितने है जी? 76 लाख। कितना है? 2 करोड़ 76 लाख है। और जनसंख्या की बात करें तो सब वही आबादी या जनसंख्या की पॉपुलेशन। क्षेत्रफल की बात करें, एरिया कितना है? 100 कितना है? 140,793 वर्ग किलोमीटर। अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसे ग्लोब पर देखिएगा तो आपको ये कितना से कितना मिलेगा। तो उत्तरी अक्षांश में कितना है जी? कोई बताएंगे? 26 डिग्री 20 मिनट से कितना जी? 30 डिग्री कितना? 10 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। और फिर आपका भाई साहब पूर्वी देशांतर में कितना है? 80 डिग्री 15 मिनट से कितना जी? 88 डिग्री 10 मिनट तक पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। फिर अब आप बताना कि ऊपर मतलब उत्तर में क्या है? तिब्बत। नेपाल के उत्तर में क्या जी? तिब्बत। दक्षिण में क्या है? यूपी और बिहार। अब पश्चिम में क्या है? उत्तराखंड। पश्चिम में उत्तराखंड। अब पूरब में क्या है? सिक्किम है। क्या जी? सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भारत के किस साइड में नेपाल है? उत्तर में है। कहाँ जी? उत्तर दिशा में। किस दिशा में विद्यार्थी? उत्तर दिशा में। तो इसमें कोई आपको दिक्कत है बताइए? और इसकी और कुछ से बताया था आपको नेपाल के बारे में, बताइएगा कुछ। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि नेपाल की राजधानी क्या है जी? काठमांडू है। और फिर आपका है क्या, जो मौर्य काल में आपका है क्या कि मतलब जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कहाँ था जी? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ती है? नेपाल में। और गौतम बुद्ध का भी जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी में। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है। और फिर आप याद रखना कि गौतम महावीर स्वामी का भी जन्म क्या था? 540 बीसी में हुआ था। ठीक है। 467 मृत्यु। तो अब आगे ध्यान दीजिए भाई साहब विद्यार्थी लोग, नेपाल के भी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जल प्रवाह की बात करते हैं तो मैंने बताया कि जल प्रवाह भाई साहब पूरब से पश्चिम दिशा में। कितनी नदियों का तंत्र है? 3 नदियों का तंत्र है। कितना जी? 3। गंडक, कोसी और क्या? घाघरा नदी का। गंडक को मध्य नेपाल में क्या बोलते हैं? नारायणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंडक को क्या कहते हैं? नारायणी। और कोसी को सप्तकोशी कहते हैं। कोसी को क्या बोलते हैं? सप्तकोशी। फिर मैंने आपको बताया कि नेपाल की सबसे, यहाँ की सबसे लंबी नदी, मतलब नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? कर्णाली है। जो किसकी? जो घाघरा नदी की क्या है? सहायक नदी है। मतलब कर्णाली जो है ना, घाघरा की सहायक नदी है। पेपर में पूछेगा घाघरा की सहायक नदी कौन है, तो कर्णाली है। और ये क्या है? कर्णाली जो क्या है? नेपाल की सबसे लंबी नदी है। फिर मैंने आपको बताया कि मृदा और वनस्पति की पर चर्चा करते हैं। तो नेपाल में तराई और घाटियों वाला क्षेत्र में क्या होता है कि वहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एक बात आप याद रखना कि जहां भी जलोढ़ मिट्टी रहेगी वहां उपजाऊ भूमि क्या होगा?
ज़्यादा होगा, और उपजाऊ भूमि जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ खेती ज़्यादा होगी, किसान ज़्यादा होंगे तो आबादी भी ज़्यादा होगी, वहाँ व्यापार भी ज़्यादा होगा। और ये जो आपका तराई वाला इलाका है वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय है। कैसा है जी? उष्ण कटिबंधीय है। और यहाँ पर सदाबहार चौड़े वन पाए जाते हैं। कैसा जी? चौड़ा चौड़ा पत्ता वाला क्या होता है? वन पाया जाता है। और इसकी हाइट कितनी होती है? तो 1200 से 2400 मीटर। कितना जी? 1200 कितना जी? 2400। और एक शंकवाकार करके वन पाए जाते हैं जिनकी हाइट कितनी होती है? तो 2400 से 4000 मीटर तक हाइट पाया जाता है। फिर आप याद रखना कि नेपाल में निचली पर्वतीय पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। और मध्य पर्वतीय नेपाल में भाई साहब कैसा मिट्टी पाया जाता है? तो पोनीडॉल मिट्टी पाई जाती है। और पोनीडॉल मिट्टी जो है ना ये भाई साहब अनुपजाऊ है। कैसा है? अनुपजाऊ। अनुपजाऊ मतलब पर खेती नहीं होगा। अब आगे ध्यान दीजिए कि नेपाल में 25.4% भूमि पर का है जी? तो वन जो है कितना परसेंट पर है भाई? तो 25 पॉइंट कितना जी? 4% भूमि पर वन है। और 13% पर क्या है जी? चरागाह है। क्लियर है? चरागाह कितना परसेंट पर है? 13% पर। अब कृषि की बात करते हैं तो नेपाल में जीवन निर्वाह मतलब जीवन यापन। क्या जी? जिंदगी जीते हैं काची से भाई साहब? खेती करके। और क्या करके? तो थोड़ा बहुत पशुपालन भी कर क्या कर जी? पशुपालन करके भी ये लोग जीते हैं। ठीक है, मतलब कृषि भी तो निर्भर करते ही हैं, कृषि पर निर्भर हैं, साथ ही साथ पशुपालन पर भी निर्भर हैं। फिर 18% भूभाग पर खेती होती है। खेती कितना परसेंट पृथ्वी पर होता है? 18% पर होता है। और काठमांडू घाटी में सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो पूछा जाएगा ना कि बताइए नेपाल के किस हिस्से में गहन कृषि होती है? गहन मतलब ज़्यादा कृषि होती है। तो कहाँ जी? काठमांडू में। काठमांडू क्या जी? नेपाल की राजधानी। राजधानी में बहुत ज़्यादा क्या होता है? कृषि होता है। क्या होता है? चावल होता है, फल होता है और सब्जी होता है। क्या होता है जी? चावल, फल और सब्जी। तब पूछा जाएगा कि प्रमुख फसलों का नेपाल के नाम बताइए जो ज़्यादा उत्पादन होते हैं? चावल, फल और का जी? सब्जी। सतुई सब्जी ना। अब खनन और उद्योग की बात करते हैं। तो खनन और उद्योग की बात करिएगा ना तो यहाँ पर खनन क्षेत्र बहुत ही कम है। खनन क्षेत्र क्या जी? बहुत ही कम है, उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपका है क्या कि अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, अल्प मतलब थोड़ा सा, अल्प मतलब क्या था जी? थोड़ा सा लिग्नाइट, कॉपर और कोबाल्ट मिलते हैं। लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है। लिग्नाइट क्या जी? कोयला का प्रकार है। झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है, पता आपको जी? रानीगंज में। तो है क्या अल्प मात्रा में लिग्नाइट, कॉपर, सीयू मतलब कॉपर यानी तांबा होता है, और सीयू मतलब क्या था जी? कोबाल्ट। थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलता है। अब है क्या कि लेकिन मतलब है ये ज़्यादा यहाँ पर खनन क्षेत्र नहीं है। लेकिन शक्ति साधन के रूप में, क्या जी? शक्ति साधन के रूप में मतलब पावर के रूप में, मतलब है क्या साधन के रूप में देवी घाटी जल परियोजना चालू किया गया। क्या चालू किया गया है? देवी घाटी जल परियोजना। किसके मदद से चालू किया गया है? इंडिया के मदद से। पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं छाप कर कि देवी घाटी जल परियोजना, क्या जी? देवी घाटी जल परियोजना किसके मदद से चालू किया गया है? तो इंडिया के मदद से चालू किया गया है। यार इंडिया ने पैसा दिया तो ये जल परियोजना बनाया गया है। मतलब इलेक्ट्रिक उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इस परियोजना के तहत इलेक्ट्रिक समझ रहे ना? बिजली। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो बहुत चीजों का अभाव है, लेकिन पर्यटक उद्योग का तेजी से क्या जी? विकास हुआ है। पर्यटक उद्योग मतलब जानते हैं? मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है और इसका मतलब विकास हुआ है। ठीक है, लेकिन व्यापार की जब बात आई तो बहुत सारे पेड़ को फिर कटाना शुरू हो गया। अब आगे देखिए, व्यापार की बात करते हैं। तो इनका व्यापार तो वैसे तो बहुत ही देशों से होता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 देशों से होता है। मुख्य रूप से कितने देशों जी? इसके अलावा भी देशों से होता है, लेकिन मुख्य रूप से भाई साहब 4। कौन कौन? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, भूटान। किसे जी? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, भूटान से होता है। ठीक है ना, शॉर्ट में रखिएगा। अब नेपाल की राजधानी, व्यापार जो है ज़्यादा मात्रा में सबसे बड़ा, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो काठमांडू है। कौन है जी? काठमांडू है। मतलब नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू से 2 सड़क मार्ग जो है 2 देशों को जोड़ती है भाई साहब। कौन कौन? एक भारत को और एक चीन को।
फिर आगे आपका भाई साहब पूछा जाएगा ना, काठमांडू के सड़क मार्ग द्वारा कौन कौन देश जुड़ता है, तो चीन जुड़ता है। कौन जुड़ता है जी? भारत जुड़ता है। कौन जुड़ता है? भारत। आप किस देश के निवासी हैं? भारत देश के निवासी हैं। तो आगे ध्यान दीजिए। अब फिर देखो, ये चीन जो है ना, चीन ने नेपाल का थोड़ा मदद करते हुए, लालच देते हुए भाई साहब सड़क निर्माण करवाया। उत्तर में हिमालय को पार करके तिब्बत तक पहुंच गया, मतलब अपने इलाका तक पूरे सड़क को एकदम लास्ट सीमा तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया, ताकि आवागमन आसानी से बना रहे, आयात निर्यात आसानी से करते रहें। ठीक है, यहाँ से सस्ता में नौकर होकर उठाते रहेंगे नेपाल से। ठीक है, क्योंकि पता है कि नेपाल जो है उतना विकसित देश नहीं है, विकासशील भी नहीं, आप ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि तो उधर के बहुत सारे लोग जो है बिहार वार में आके काम करते हैं। अब आगे ध्यान दो विद्यार्थी, दूसरा जो बड़ा नगर है ना, नेपाल का दूसरा बड़ा नगर का नाम क्या है? तो पोखरा है। क्या जी? पोखरा। पूछेगा नेपाल के पहली बड़ी नगर का नाम क्या है? काठमांडू। और दूसरी का नाम क्या है? पोखरा है। और पोखरा भाई साहब ये अट्रैक्टिव देखने में लगता है, क्या है? तो यहाँ पर झील पर्यटक है। क्या जी? झील। झील मतलब जानते हैं ना, पानी का तालाब टाइप का एरिया रहता है, उसे क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। और वहाँ मतलब पेड़ भी रहेंगे। ठीक है, तो और देखने में सुंदर लगेगा। और यह पोखरा में ही ना जितना भी टेक्नोलॉजी होती है, जितने भी संचार की बात होती है, ये सारा चीज़ जो है पोखरा में ही होता है। पोखरा मतलब ये नदी वाला नहीं, पोखरा एक जगह की नाम है जो नेपाल में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दूर संचार का भी काम चलता है, टेक्नोलॉजी का भी काम चलता है, इंटरनेट का भी काम चलता है, व्यापार भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये बातें नहीं लिखी है, बस ये बात आपको याद रखना है। भाई साहब शहर है तो शहर में व्यापार नहीं होगा, होबे करेगा। अब आगे देखिए, 240 वर्षों से पहले, 240 वर्षों से आपका है क्या कि यहाँ राजतंत्र चलता आ रहा था। क्या चलता था? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा बनेगा, इसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी? राजतंत्र। जैसे हमारे मूवियों में सुनिएगा तो बॉलीवुड में क्या चलता है जी? हीरो का बेटा हीरो बनेगा, हीरोइन की बेटी हीरोइन बनेगी, तो इसे कहा जाता है नेपोटिज्म। और इसी के वजह से कारण जी बॉलीवुड क्या जी गहरे में ढकते जा रही, साउथ इंडस्ट्री आगे बढ़ते जा रही है। क्योंकि उसमें आपका रेस्पेक्ट करने की उतना वो धैर्य नहीं रखते हैं। मतलब हालांकि कुछ हीरो सही हैं, कुछ मतलब ज़्यादातर लोगों वो एक दूसरे को ही नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपका है क्या 2008 में मतदान किया गया। मतदान मतलब जानते हैं? वोट दिया गया। 2008 में क्या दिया गया? मतदान दिया गया, वोट दिया गया और राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कल आ गया भाई साहब लोकतंत्र। और जिस देश में लोकतंत्र आती है ना, वहां पर सत्ता के साझेदारी बन जाता है। सत्ता का साझेदारी का मतलब क्या होता है कि वहां पर अल्पसंख्यकों की बात सुनी जाएगी और बहुसंख्यकों का बात भी सुना जाएगा। वहां पर हिंदुओं का भी बात सुना जाएगा, मुस्लिम का भी बात सुना जाएगा, ईसाई धर्मों का भी बात सुना जाएगा। सभी धर्मों का रिस्पेक्ट किया जाएगा लोकतंत्र में। ठीक है, एक धर्मों की बात नहीं की जाएगी। बोले कोई दिक्कत है? तो बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।